नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से इस चैनल पर RO के लिए हिंदी की कक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम लोग RO की हिंदी के सिलेबस में जो 6 टॉपिक शामिल किए गए हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों से। इसमें मैं आपको न सिर्फ उन शब्दों की एक लिस्ट दूंगा जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि कुछ ऐसे नियम भी पढ़ाऊंगा जिनको पढ़ने से आप किसी भी शब्द को देखकर आसानी से ये पहचान पाएंगे कि एक पर्टिकुलर शब्द तद्भव है या तत्सम है। ठीक है, तो हम उन नियमों को पढ़ें उससे पहले तद्भव और तत्सम की परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर ये तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है कि तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उससे या उसके। तत् का मतलब हुआ उसके, और सम का मतलब है समान। यानी तत्सम का मतलब हुआ उसके समान। तो उसके किसके? तो संस्कृत के समान। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हों तथा बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हों, वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने परिभाषा लिखी हुई है कि ऐसे शब्द जो किसी मूल भाषा के हों तथा बिना किसी परिवर्तन के वर्तमान भाषा अर्थात उस मूल भाषा से उत्पन्न नई भाषा में शामिल कर लिए गए हों, वे तत्सम कहलाते हैं। ये तद्भव और तत्सम की एक सामान्य परिभाषा है, जबकि अगर हम अपनी आसान भाषा में समझने के लिए कहना चाहें तो मूल भाषा की जगह संस्कृत और वर्तमान अर्थात नई भाषा के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें। दोस्तों, लाइट चली गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम बात कर रहे थे तत्सम शब्दों की। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों तथा बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में शामिल कर लिए गए हों, वे तत्सम कहलाते हैं। और यहाँ मैंने एक दूसरी परिभाषा भी लिखी है, जिसमें संस्कृत के स्थान पर मैंने सिर्फ मूल भाषा का प्रयोग किया है और हिंदी के स्थान पर उस मूल भाषा से उत्पन्न नई भाषा का प्रयोग किया है। तो ये एक सामान्य परिभाषा है, आप इसको भी लिख लीजिए कि ऐसे शब्द जो किसी मूल भाषा के हों तथा बिना किसी परिवर्तन के वर्तमान भाषा अर्थात उस मूल भाषा से उत्पन्न नई भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मित्र, शत्रु, अश्व और सूर्य। ठीक है, अगला शब्द है तद्भव। कि तद्भव क्या होता है? तो तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव। जहां तत् का अर्थ है उसके, तत् का अर्थ है उसके या उससे। यहां पर तत् का अर्थ है उससे, माफ कीजिएगा, उससे। और भव का अर्थ है उत्पन्न होना। ठीक, तो तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? फिर से यहाँ संस्कृत से उत्पन्न। यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हों तथा कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में शामिल किए गए हों, वे तद्भव कहलाते हैं। तो अगर इसकी भी एक सामान्य परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द जो किसी मूल भाषा के हों तथा कुछ परिवर्तन के बाद उस मूल भाषा से उत्पन्न नई भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हों, वे तद्भव कहलाते हैं। अब आगे तद्भव तथा तत्सम शब्द पहचानने के नियम। तो इनमें सबसे पहला नियम है कि रेफरा और पदेनरा से बने अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। रेफरा मतलब जो किसी भी शब्द के ऊपर एक रा लगा दिया जाता है, जैसे लिखा जाए कार्य, तो ये वाला ये
रेफरा होता है, और पदेनरा मान लीजिए आपको लिखना हो ट्रक, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। तो जो ये वाला रा है ये पदेनरा होता है। तो पदेनरा और रेफरा इनसे बने जो अधिकांश शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अधिकांश शब्द, यानी 100% शब्द तत्सम ही होंगे जरूरी नहीं है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो रेफरा या पदेनरा से बने होने के बावजूद भी तद्भव हैं, लेकिन 99% केस में अगर रेफरा या पदेनरा से बने हुए शब्द हैं तो वो तत्सम होंगे। इन्हें तद्भव बनाने के लिए रेफरा ये तथा पदेनरा को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको अधिकांश बताया था, यानी 99% केस में ऐसा होता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद में यहाँ है आपकी मरीच शब्द। देखिए यहाँ मरीच में किसी भी तरह का पदेनरा या रेफरा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी ये आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम शब्द है। जबकि मिर्च, इसमें रेफरा का इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद ये तद्भव है। ठीक है, तो मरीच तत्सम शब्द और उससे बना मिर्च ये तद्भव शब्द है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कर्पूर, यहाँ रेफरा का इस्तेमाल किया गया है तो ये तत्सम शब्द है। इसे तद्भव बनाने के लिए रेफरा को हटा करके कपूर कर दिया गया। उसके बाद कार्य, यहाँ भी रेफरा लगा हुआ है, इसको तद्भव में बदलने के लिए रेफरा को हटा करके काज कर दिया गया। इसी तरीके से गर्जर का हुआ गाजर, कार्तिक का तद्भव हुआ कातिक, गर्दभ का गधा या गदहा, ग्राम का तद्भव गांव, निर्दर का निडर। उसके बाद चक्रवाक का चकवा, ताम्र का तांबा, ग्रंथि का गांठ, अग्रहायण का अगहन। देखिए यहाँ भी पदेनरा था, पदेनरा को हटा दिया गया। अग्रहायण, यहाँ भी ग में पदेनरा लगा हुआ था, तो यहाँ पदेनरा को हटा दिया गया। उसके बाद आश्चर्य का हुआ अचरज, कर्त का काट और पर्यंक का पलंग। इस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी शब्द हैं जिनमें रेफरा या पदेनरा लगा हुआ है वो सब के सब तत्सम हैं, जबकि तद्भव बनाने के लिए इनमें से पदेन और रेफरा को हटा दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रफ करके हम अगले नियम पर आते हैं। हमने रेफरा और पदेनरा से जुड़े हुए नियम को देख लिया है। अब हम अपने दूसरे नियम की तरफ आते हैं। दूसरा नियम है री संबंधी नियम। री से बना हुआ कोई भी शब्द तत्सम होता है, यानी कोई ऐसा शब्द जिसमें री की मात्रा लगी हो वो तत्सम होता है। तद्भव शब्दों में कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। री की मात्रा वाले शब्दों को तद्भव बनाने के लिए री की मात्रा को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए कृतग्रह, यहाँ आप देख रहे हैं री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये तत्सम शब्द है। इसे तद्भव में बदलने के लिए हमने री की मात्रा को हटा दिया, और कृतग्रह का हो गया कचहरी। उसके बाद अगला है ग्रह, यहाँ भी गा के ऊपर री की मात्रा लगी है, तो ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनाने के लिए हमने ग्रह को घर कर दिया। उसके बाद घृत को किया घी, घृणा का तद्भव हुआ घिन, तृण का तिनका, मृतिका का मिट्टी, धृष्ट का ढीठ, कृष्ण का किसन और कृषक का किसान। इस तरह से आप देख रहे हैं तद्भव में जितने भी शब्द हैं इनमें किसी में री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि री की मात्रा के प्रयोग वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद
अगला नियम है संयुक्ताक्षर का नियम। संयुक्ताक्षर यानी क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 शब्द। इन 4 शब्दों से बने शब्द नहीं, अक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 अक्षर। इन 4 अक्षरों से बने हुए शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। इन्हें तद्भव बनाने के लिए श को खा या छा में बदल दिया जाता है, उसके बाद त्र को ता में बदल दिया जाता है और ज्ञ को जा या फिर ज्ञ आधा गा और या में बदल दिया जाता है तद्भव बनाने के लिए, जबकि श्रा को तद्भव में बनाने के लिए सा में बदल दिया जाता है। आइए एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले छा संबंधी नियम। मैंने बताया छा से बने हुए जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव बनाने के लिए इनको खा या छा में बदला जाता है। यहाँ देखिए अक्षोट, यहाँ क्षा का प्रयोग हुआ है तो अक्षोट को कर दिया गया अखरोट। इसी तरीके से अक्षोभ को किया गया अछोह। ऊपर वाले शब्द में छा को छा में बदला और नीचे वाले में क्षा को खा में बदल दिया। उसके बाद लक्षपति का लखपति, अक्ष का आँख, अक्षर को अक्षर, अंगरक्षक को अंगरखा, इक्षु को ईख, उसके बाद कुक्षी का हुआ कोख और क्षत्रिय का हुआ खत्री। उसके बाद त्रा संबंधी नियम। तो आप देख रहे हैं त्रा को ता में बदल दिया जाता है तद्भव बनाने के लिए। उदाहरण के लिए मित्र को किया गया मीत, महापात्र को महावत, राजपुत्र को राजपूत, उसके बाद अत्र को यहाँ, निमंत्रण को न्योता, ज्ञान को जानना, अज्ञात का तद्भव हुआ अजान, राज्ञा का राजा और प्रसभिज्ञान को पहचान। यहाँ भी अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हमेशा क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा वाले तद्भव तत्सम ही होंगे ये आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि त्रा वाले जो हैं वो तत्सम होते हैं, जबकि यहाँ त्रा का इस्तेमाल हुआ है और ये तद्भव शब्द है। तो अधिकांश शब्दों में त्रा वाले तत्सम होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ शब्द मिल जाते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तीसरे नियम का जो चौथा पॉइंट है यानी श्रा संबंधी नियम। तो आप जानते हैं श्रा से बने शब्द भी अधिकतर तत्सम होते हैं। अगर इन्हें तद्भव में बदलना हो तो श्रा को सा में बदल दिया जाता है। श्रा को सा में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए श्रृंग, ये आपका तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव बनाने के लिए इसको सींग कर दिया गया। श्रृंगार, ये भी तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में बदलने के लिए हमने श्रृंगार कर दिया। श्रेष्ठी, इसका तद्भव सेठ हो गया। श्रावण का सावन, अश्रु का आंसू, आश्रय का आसरा और श्रृंगाल का सियार। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के बचे हुए नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।